तो हम लोग का टॉपिक है पावर। पावर किसकी होती है? आंसर, ए मशीन और एन एजेंट हु कैन डू द वर्क हैज दिस फिजिकल क्वांटिटी पावर। जो वर्क कर सकता है उसकी कुछ न कुछ पावर होती है। ये पावर हम किसको कहते हैं? लेट्स कैलकुलेट इट। पावर की हमने डेफिनेशन फिक्स की है। जो मशीन एक सेकंड में जितना काम करेगी, एक सेकंड में जितना काम करेगी और हर सेकंड में उतना काम करती जाएगी, वो क्या कहलाएगी? उसकी पावर। दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर ऑफ द मशीन। जैसे अगर हम एक मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और उसका फुल एक्सीलरेटर देते हैं, वो मोटरसाइकिल हमको एक सेकंड में 20 मीटर ले जाती है। दूसरी मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, उसको भी फुल एक्सीलरेटर देते हैं और वो हमको एक सेकंड में सिर्फ 10 मीटर ले जाती है। तो हम क्या बोलेंगे? पहली मोटरसाइकिल जो 20 मीटर लेगी उसकी पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दोनों ने हम पर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। फर्स्ट मोटरसाइकिल ने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 20 किया, दूसरी ने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 10 किया। तो एक सेकंड में पहली वाली ने ज्यादा वर्क किया। तो एक सेकंड में जो ज्यादा वर्क कर सके उसकी पावर ज्यादा मानी जाएगी और इस तरह से हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर ऑफ ए मशीन इज its capacity to do the work in 1 second. So इसको नोट करिए। Power of a machine or object or anything which is capable to do the work. Power of a machine is work done by it is measured by work done by it in 1 second time. In 1 second time. This is the power and it is very convenient, very easy. Power of a machine. किसी मशीन को हमने t सेकंड तक चलाया और उसके वर्क को कैलकुलेट किया। जैसे एक पंप को हमने t सेकंड तक चलाया और उस पंप ने छत पर पानी भर दिया टैंक में। जितना पानी ऊपर गया उसकी कैलकुलेशन वर्क की हमको आती है। द फोर्स इज mg एंड द डिस्प्लेसमेंट इज h। सो हाउ मच इज द वर्क डन? mg h। m मास का पानी h हाइट पे गया। हमने पंप को चलाया 15 मिनट्स। 15 मिनट्स मींस 900 सेकंड। 900 सेकंड में हमारा टैंक भर गया। हमने उसका mgh कैलकुलेट कर लिया। सो दैट इज वर्क डन इन 90 सेकंड। अगर 90 सेकंड में इतना वर्क हुआ तो 1 सेकंड में कितना वर्क होगा? दैट एवरीबॉडी कैन कैलकुलेट। उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज पावर ऑफ द पंप। ये होती है पावर। एक सेकंड में कितना काम करेंगे? तो अगर t सेकंड में हमने w वर्क किया है तो एक सेकंड में कितना वर्क करेंगे? w by t। so this becomes formula for power. Work done divided by time. This w upon t. This is power. पावर का एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं। दैट फॉर्मूला रिलेट्स टू द फोर्स इट अप्लाइज। दिस वर्क अपॉन टाइम। इसे देखिए, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम। नाउ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन को देखिए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी का फॉर्मूला है। सो दिस विल नाउ बिकम फोर्स इनटू वेलोसिटी।
force into velocity. This is the another formula for power. तो पावर के दो फॉर्मूले आप याद रखिए. इट डिपेंड्स कि हमको कौन सा डाटा दिया जाता है. तो जो डाटा हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, तो हम क्या निकाल लेंगे? वर्क डन. अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, स्पीड है, इट इज बेटर, क्योंकि स्पीड से तो हमको डायरेक्ट पावर मिल जाएगी. सो दिस इज पावर. Power is equal to force into velocity and this power is equal to work upon time. अब पावर की यूनिट के बारे में बात करते हैं. इसके अनुसार पावर की यूनिट क्या होनी चाहिए? जूल पर सेकंड. जूल पर सेकंड पर पावर हम बहुत वाइडली यूज करते हैं, इसलिए हमने उसकी एक डिराइव्ड यूनिट फिक्स कर ली. और वो डिराइव्ड यूनिट हमने क्या बनाई? वॉट. सो यूनिट ऑफ पावर, unit of power is watt. ओके, अब watt का इक्वेशन लिखते हैं. watt is equal to joule and second. Work done in joule divided by time taken in second. This gives the power of a machine. इससे हम दूसरे फॉर्मूले भी बना सकते हैं. किस तरह से? वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. वर्क को अगर हम जूल में लेंगे, वर्क डन इन जूल इज इक्वल टू पावर इन वॉट डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकेंड. ये एसआई सिस्टम में हो गया. ठीक है, ये सारे फॉर्मूले नोट करिए और मुझे ये बताइए कि पावर की डायमेंशंस क्या हो. पावर की डायमेंशन यहां से पकड़िए. mL2t minus 2 डिवाइडेड बाय t क्या हो गया? mL2 t minus 3. These are dimensions of power. Okay. ये फॉर्मूला आपने देखा. वर्क इन जूल इज इक्वल टू पावर इन वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड. तो एक जूल, 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 वॉट सेकंड. 1 वॉट सेकंड. ठीक है. अच्छा, देखिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कन्वर्ट करते हैं. A 100 watt bulb is working here for 15 minutes. How much work is done? 100 watt bulb 15 minutes. बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किसमें आएगा? जूल में. ओके, सो दिस इज 100 watt bulb, 15 minutes is 900 seconds. So this is equal to 9 into 10 to the power 4, or we can say 90 kilojoule. 90 kilojoule. This is the work done by the 100 watt bulb in 15 minutes. तो अगर हमको किसी चीज की पावर दी हो, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट दी वर्क डन. सो दिस इज पावर ऑफ ए मशीन. ओके, अब एक छोटी सी चीज और करते हैं, देन वी विल गो फॉर न्यूमेरिकल, और वो है एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन. एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन को थोड़ा सा इस तरह से समझिए. जब हम एक पंप को चलाते हैं तो पंप हमको कुछ वर्क करके देता है. उस वर्क की कैलकुलेशन हम दो तरफ से करते हैं. एक कैलकुलेशन हमारा मीटर करता है, बिजली का मीटर. वो मीटर चलता है और वो मीटर हमको बताता है कि उस पंप ने जो वर्क किया है वो इस फॉर्मूले को यूज करता है. V इंटू आई. 220 वोल्ट पर पंप ने 2 एम्पियर करंट ली, तो पर सेकेंड वो कितना काम करेगा? 220 मल्टीप्लाइड बाय 2. ये इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला है. V इंटू आई इज
पावर, वर्क डन पर सेकंड। तो ये आ गया 440, ये उसने वर्क किया और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हमसे 440 पर सेकंड के हिसाब से उसका पेमेंट लेंगे, क्योंकि ये पावर हमने कंज्यूम की। अच्छा, हमने उस पंप को चलाया, उस पंप को चला के जो पानी ऊपर गया, हमने उसकी कैलकुलेशन की कि जब पानी ऊपर जाता है तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, mgh। ये हमने कैलकुलेट किया और हमने देखा कि पर सेकंड, एक सेकंड में mgh की कैलकुलेशन आती है 300। ये कितनी कैलकुलेशन आ रही थी, 440, और ये हमने पंप से काम करवाया और पंप ने हमको कितना काम करके दिया, 300। तो उस पंप की पावर 300 है कि 440? हम 440 पावर का पैसा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। क्यों? क्योंकि हमारा रूल है, इलेक्ट्रिसिटी का कैलकुलेशन है दैट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी ऑन द पंप। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पंप पर, पंप को कितनी एनर्जी दे रही है, हर एक सेकंड में 440 एनर्जी देती, इसलिए वो हमसे 440 का पैसा लेते। तो पंप की पावर क्या है? तो आंसर है, पंप की दो तरह की पावर होती है। एक पावर वो जो वो अपने चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी से लेता है, इलेक्ट्रिसिटी से वो हर एक सेकंड में कितना एनर्जी ले रहा है, 440 जूल, दैट इज इट्स पावर इज 440 वॉट। ये वो लेता है, लेकिन हमको काम कितना करके देता है, हमको जो काम करके देता है दैट इज 300। तो ये उसने हमको काम करके दिया। तो कोई भी मशीन को हम जिस सोर्स से एनर्जी दिलाते हैं वो होती है उसकी इनपुट पावर। हमने उतनी पावर उसमें इन की, उतनी पावर उसमें डाली इलेक्ट्रिसिटी से, उसने कितनी पावर हमको निकाल के दी, 300, इसको बोलेंगे उसकी आउटपुट पावर। तो पावर के सामने दो तरह के एडजेक्टिव लगे, इनपुट और आउट। जैसे कोयले को हमने जलाया, C+O2 CO2 बना और उससे हीट निकली, उससे जो हीट निकली उससे हमने पानी गर्म किया, उससे जब पानी गर्म किया और उसको हमने कैलकुलेट किया तो एक सेकंड में वो हमको 1000 जूल वर्क करके देता है, उतनी एनर्जी देता है एक सेकंड में। तो उसकी पावर कितनी है कोयले की, 1000 वॉट। उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आई, उस इलेक्ट्रिसिटी से हमने पानी गर्म किया, उस पानी ने एक सेकंड में हमको एनर्जी दी 200, बस उतना ही गर्म कर पाया। तो इस पूरे सिस्टम में इनपुट एनर्जी किसको बोलेंगे, 1000, आउटपुट एनर्जी किसको बोलेंगे, 200। ये होता है, एक्चुअली होता है। तो जब हम लोग गर्म पानी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ लॉस टू आवर कंट्री। क्योंकि अगर हम कोयले से पानी गर्म करते हैं तो 1 किलो जलाएंगे 1000 मिलेगा। उस 1000 की हीट के लिए हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए पावर हाउस 10 किलो कोयला जलाएगा, तब हम गर्म कर पाएंगे। लेकिन हमको गीजर ऑन करने में मजा आता है, कोयला कौन जलाएगा, वो एनीवे। तो ये क्या चीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। एफिशिएंसी ऑफ द मशीन में हम दो तरह की पावर यूज करते हैं, एक जो हम देते हैं मशीन को, और दूसरी जो मशीन हमको काम करके देती है। जो हमको काम करके देती है उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट, और जो हम मशीन को देते हैं दैट इज इनपुट। तो एफिशिएंसी किसको बोलेंगे, एक छोटा सा हमने रेशियो बनाया, एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन।
is equal to output power divided by input power. Output power divided by input power. This is efficiency of a machine. Okay? तो अब देखिए इस पंप की एफिशिएंसी बताइए, 300 आउटपुट और 440 इनपुट, तो दिस इज इक्वल टू 300 अपॉन 440, ये इसकी एफिशिएंसी है। और आप देखेंगे एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमारा नेचर का नियम है। दुनिया में किसी मशीन की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, इट हैज टू बी लेस देन 1, ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा, अब अगर 1 से कम है 0.73, 0.63 डेसिमल 0 पॉइंट, जैसे इसको बोलने में काफी लंबा लगता है और समझने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमने अपनी भाषा बदल दी। भाषा बदल के अब हम क्या करते हैं, दिस वी मल्टीप्लाई विद 100। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी लैंग्वेज में क्या ऐड हो जाएगा, परसेंट, एंड दैट इज वेरी इजी टू स्पीक एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये एक पंप ले जाइए, इस पंप की एफिशिएंसी 70% है, ये दूसरा पंप सस्ता वाला है पर इसकी एफिशिएंसी 60% है, आपको बात समझ में आती है कि दोनों को अगर आप 100 वॉट एनर्जी इनपुट देंगे तो एक पंप आपको कितना देगा काम करके 70 और दूसरा कितना काम करके देगा 60, दैट इज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का जो फ्रैक्शन बनता है, इस फ्रैक्शन को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें तो उस फ्रैक्शन की लैंग्वेज में क्या जुड़ जाता है, परसेंट, दैट्स ऑल। तो एफिशिएंसी इस तरह से हम परसेंट में बनाते हैं। हमारे न्यूमेरिकल्स में ये वाला इक्वेशन बहुत काम आता है। ये किस तरह से काम आता है, सब लोग 1 मिनट समझिए। हमने पानी ऊपर चढ़ाया, वो हमको क्या देता है, आउटपुट की कैलकुलेशन। क्यों, पंप ने जो हमको काम करके दिया दैट इज आउटपुट। अगर हमने आउटपुट पावर निकाली पंप की और वो आउटपुट पावर आई 200, अब हमको बताया गया कि पंप की एफिशिएंसी 70% है या पंप की एफिशिएंसी 80% है, तो एफिशिएंसी हम क्या लिखेंगे, 80% एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर कितनी है 200। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको कितनी इलेक्ट्रिकल पावर उसको देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इनपुट। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इनपुट पावर। ये क्या चीज थी, आउटपुट पावर। हमने हर चीज को उसकी जगह पर फिट कर दिया। पंप जो हमको काम करके देता है यहां लिखेंगे, पंप की जो एफिशिएंसी है परसेंटेज में वो हमने यहां लिख दी। अब आप इसमें से इनपुट पावर निकाल सकते हैं, इज दैट राइट। उसी तरह से अगर हम आपको ये बोलेंगे कि हम 1000 वॉट का वैक्यूम पंप लेकर आए हैं और वो वैक्यूम क्लीनर की एफिशिएंसी 70% है, तो बताइए उसकी आउटपुट पावर कितनी होगी। 1000 वॉट है, उसका 70% कितना होता है, 700 वॉट। तो वो कितना काम करके देगा हमको, 700 वॉट वर्क करके देगा। उसमें हमने क्या लिखा, यहाँ पर 1000, यहाँ पर क्या लिखना है 70%, 70 अपॉन 100, उससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा आउटपुट, 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट गिव्स 700 वॉट एज आउटपुट। ओके, तो ये है एफिशिएंसी के बारे में। अब हम दो तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क अपॉन टाइम, और दूसरे में फोर्स इनटू वेलोसिटी, और उससे पावर निकालेंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल नोट करिए। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करिए। ए पंप ग्राउंड फ्लोर, पंप वाटर टू फिल द टैंक वॉल्यूम दिस मच इन 15 मिनट्स। टाइम हमको दिया है, वाटर कितना है उसकी क्वांटिटी दी है, इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, हाइट दी है, एफिशिएंसी दी है, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप,
इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप क्या होती है? आंसर है उसकी इनपुट पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? उसकी इनपुट पावर। आउटपुट क्या होता है? जो वो हमको वर्क करके देता है, जो पानी उसने ऊपर चढ़ाया। तो वो पावर उसकी कैसे निकालेंगे? हमसे सबसे पहली चीज फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में पहली चीज मैंने आपको बताई है, वो सेंटेंस ढूंढिए जिसमें क्वेश्चन पूछा गया। Yes, how much electric power is consumed by the pump? यानी हमने आंसर किस चीज का देना है? इनपुट पावर। अगर हमने इनपुट पावर का आंसर देना है और हमको ये क्या दी गई है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी और इनपुट पावर क्या रिलेशन है? Yes, you know it well. Efficiency is equal to output power अपॉन इनपुट पावर। कौन किससे मल्टीप्लाई होगा चिंता मत करिए, कर लेंगे। हमको निकालना क्या है? इनपुट पावर। एफिशिएंसी और आउटपुट ये दोनों हमको पता होने चाहिए, तो इसको निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में हम चेक करते हैं, क्या हमको एफिशिएंसी दी गई है? यस, दिस इज गिवन 30/100। ये अब हमको क्या चाहिए? आउटपुट। क्या हमको आउटपुट पावर दी गई है? आंसर इज नो। तो अब हमारा टारगेट क्या है? आउटपुट पावर निकालना। इस तरह से फिजिक्स के क्वेश्चन को आप अप्रोच कहां से करेंगे? क्वेश्चन वाले सेंटेंस से। और उसको आप रफ में लिखिए और देखिए कौन कौन सी चीज मिसिंग है। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है तो एक से ज्यादा ऑप्शन लिखिए। अब हमको आउटपुट पावर चाहिए। आउटपुट पावर के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है वर्क अपॉन टाइम और दूसरा होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी का कोई रेफरेंस नहीं है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी को छोड़ दिया। क्या बचा? वर्क अपॉन टाइम। पानी को जब ऊपर चढ़ाते हैं तो उस वर्क का फॉर्मूला हमको मालूम है। क्या होता है? यस, फोर्स इज mg एंड हाइट इज h। उससे हम क्या निकाल लेंगे? वर्क और डिवाइडेड बाय टाइम। क्या टाइम दिया? यस, टाइम दिया। तो इसकी हमको पॉसिबिलिटी दिखी कि हम वर्क अपॉन टाइम निकाल सकते हैं। तो अगर हम आउटपुट पावर निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर अटकेंगे कहां पर? आउटपुट पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब h हमको दिया, टाइम हमको दिया है, g हमको मालूम है। ये क्या चीज है? मास। मास ऑफ वाटर दिया क्या? नहीं दिया। तो आप यहां फिर अटकेंगे। उसके लिए आपको अपने दिमाग से, अपने गिवन डाटा से आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है? हमको क्या चीज दी गई है? वॉल्यूम। कितना पानी ऊपर चढ़ता है? 30 मीटर क्यूब। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने केजी पानी समाता है। तो नहीं याद है? नोट कर लीजिए तुरंत। 1 मीटर क्यूब वाटर हैज मास 1000 kg। 1 मीटर क्यूब हैज मास 1000 kg। और आगे के लिए आप इसको हमेशा याद रखें, ठीक है? एक बीच में यूनिट और डाल लीजिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? लीटर। तो 1 मीटर क्यूब कितने लीटर होता है? 1000 लीटर। 1 लीटर वाटर का मास कितना होता है? 1 kg। इसलिए 1000 लीटर का कितना होगा? 1000 kg। अब कितना पानी चढ़ाया इसमें? 30 मीटर क्यूब। तो 30 मीटर क्यूब का मास कितना होगा? M for 30 meter cube is equal to, ठीक है? और अब इधर देखिए, W आपको पता है, T आपको पता है। क्या निकल आएगा? आउटपुट पावर। आउटपुट पावर को आप यहां रखेंगे, ये आपको पता है। उससे क्या निकल आएगा? इनपुट। बस फिजिक्स का काम हो गया। अब आप मैथमेटिक्स चलाइए और इनपुट पावर निकाल कर बताइए।
इनपुट है 20 into 2, 40,000. That's right. So this is input power 43.6 kilowatt. क्वेश्चन देखिए, a train 100 metric ton weight is running on a level track with uniform speed of 72 km per hour. If the friction has a resistance, if the frictional resistance if the frictional resistance amounts to 0.5 kg per metric ton, find power of the engine. इसमें हम पावर कैसे निकालेंगे? हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस कहाँ है? ये फाइंड पावर ऑफ द इंजन. पावर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक है वर्क अपॉन टाइम और दूसरा ऑप्शन है फोर्स इनटू वेलोसिटी. इसमें हमको क्या चीज दी गई है? व्हाट इज दिस? वेलोसिटी. एंड व्हाट इज दिस? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फोर्स. तो ये हमारा इससे बनने के चांसेस ज्यादा है फोर्स इनटू वेलोसिटी से. तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको नहीं. तो ये हमने सिलेक्ट किया कि हम पावर को इससे निकालने की कोशिश करेंगे. अब इसमें ये बताइए कि पावर के लिए फोर्स इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी तो हमको पता है, इसको हम SI सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते. V इज इक्वल टू 72 इंटू 5/80 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, ये तो कन्वर्ट हो गया. दैट्स इजी. नाउ हाउ मच विल बी द फोर्स? फोर्स को आप कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखिए, फोर्स का एक फॉर्मूला आपको मालूम है, मास इनटू एक्सीलरेशन. अब यहां पर इंजन का मास दिया है क्या हमको? A train 100 metric ton मास इनटू एक्सीलरेशन. और यहां गड़बड़ हो गई. जिस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मीन्स हाउ मच इज द एक्सीलरेशन? 0. नो फोर्स. तो आप ये बताइए कि ये जो ट्रेन चल रही है, क्या इसका इंजन कोई फोर्स नहीं लगा रहा? लगा रहा है, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही. तो उसको वो क्यों फोर्स लगा रहा है? ये मैंने आपको बहुत बार बताया है. यस, टू कैंसल दी फ्रिक्शन. वेरी गुड. तो उसको कितना फोर्स लगाना है? जितना फ्रिक्शन है. और फ्रिक्शन का मेजरमेंट हमको दिया. फ्रिक्शन का मेजरमेंट क्या दिया है? 0.5 kg पर मीट्रिक टन. और कितने मीट्रिक टन है? 100 मीट्रिक टन में फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो जाएगा? आप निकाल सकते हैं. तो इसको हम शुरू करते हैं. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 100 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? 1 kg में कितना होता है? सॉरी, 0.5 kg पर मीट्रिक टन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.5 multiplied by 100 metric ton. This is equal to 50 what? 50 kg force.
50 kg फोर्स। ओके, अगर 50 kg फोर्स है, कैन यू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन? यस, कितना होगा? 50 into G. So this is 50 into G, and now the unit will be Newton. ये कन्वर्शन सबको आता है? kg फोर्स को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? G से मल्टीप्लाई करके, m से mg बनाकर, this Newton. So this comes to nearly 500 Newton. This is what force of friction. तो इंजन को भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 500 न्यूटन. ओके, 500 न्यूटन इज द फोर्स एंड दैट इज वेलोसिटी. सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स इंटू वेलोसिटी, दिस इज 500 इंटू 20. दिस इज 10,000. यूनिट क्या लेंगे? वॉट. इसको किलोवाट में कन्वर्ट करिए, 10 किलोवाट. तो व्हाट शुड बी पावर ऑफ द इंजन? 10 किलोवाट. अगर G की वैल्यू 9.8 लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9.8 किलोवाट. ओके, तो ये हमने किया F इंटू बी. लेकिन एक चीज देखिए, ये जो दोनों चीजें, दो क्वेश्चन हमने किए हैं, ये एकदम प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है, सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे होना है. एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे ज्यादा टफ होते हैं, क्योंकि इससे वो 2-3 फीचर और इसमें मिक्स करते हैं. तो इसीलिए वो क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ हो सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल नहीं बदलता. बेसिक प्रिंसिपल यही है दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. किस तरह से फीचर उसमें ऐड करते हैं उसका तरीका रहता है. अभी ये ट्रेन लेवल ट्रैक में चल रही है, इसको अपोज कौन करता है? फ्रिक्शन. इसीलिए इंजन को कितना फोर्स लगाना पड़ता है? जितना फ्रिक्शन का फोर्स. अब क्या हुआ, आगे जाके एक इंक्लाइन आ गया और ट्रेन को ऐसे ऊपर चढ़ना. अब अगर ट्रेन को ऊपर चढ़ना है तो उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा. उन्होंने बोला कि अभी भी वो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, अब उसकी पावर बताइए. यहां पर फोर्स बदल गया. कैसे फोर्स बदल गया? देखिए, अगर एक ट्रेन ऐसे इंक्लाइन पर चढ़ती है, यहां पर चढ़ रही है, तो ये बताइए अगर इधर जाती है तो इसको अपोज कौन कौन से फोर्स करते हैं? ये आपने किया हुआ है लॉस ऑफ मोशन में. इस तरह एक तो क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है, मोशन इस तरफ है, इसलिए इधर कौन काम करेगा? फ्रिक्शन. और ये फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू इंटू आर. यहां पर आपको म्यू इंटू आर की जरूरत नहीं पड़ी. क्यों? म्यू इंटू आर करके उन्होंने उसका रिजल्ट हमको दे दिया 0.5 kg पर टन. इसीलिए हमको म्यू इंटू आर नहीं करना पड़ा. ये बात समझ में आई कि म्यू क्यों नहीं आया इस क्वेश्चन में? क्योंकि कैलकुलेशन करके उन्होंने रिजल्ट हमको बता दिया था 0.5 kg. ठीक है, वो अभी भी वही है. तो फ्रिक्शन का फोर्स अभी भी वही है, लेकिन अब ये आ गया इंक्लाइन. इस इंक्लाइन के कारण इस इंजन को कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा? ये बताइए. क्या आप सोच सकते हैं? यस, नहीं, फ्रिक्शन के बराबर तो लगाना ही पड़ेगा. श्योर, वो तो लगेगा ही लगेगा. 10 किलोवाट तो किसको कैंसिल करने के लिए लगाना है? फ्रिक्शन को. अब इसको ऊपर चढ़ाना है. ऊपर चढ़ाने के लिए कितना फोर्स लगेगा? सब लोग ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए. यहाँ पर इसका नीचे फोर्स कितना काम करता है? mg. ये वाला कंपोनेंट कितना होता है? वेरी गुड. और ये वाला कंपोनेंट mg
साइन थीटा। जब ये थीटा 0 था तो साइन थीटा कितना था? साइन 0 इज 0, तो mg साइन थीटा कितना था? 0। यहाँ अकेला कौन था? फ्रिक्शन। तो इंजन को किसको कैंसिल करना था? फ्रिक्शन को। अब ठीक है, लेकिन जैसे ही ये थीटा आता है, इस थीटा में कुछ वैल्यू आ जाती है, तो साइन थीटा में भी वैल्यू आ गई, mg साइन थीटा में भी कुछ वैल्यू आ गई, ये एक नया फोर्स चालू हो गया। अब क्या इंजन 10 किलोवाट में इसको खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, उसको ज्यादा फोर्स चाहिए। कितना फोर्स चाहिए? फ्रिक्शन एज वेल एज mg साइन। तो अब हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रिक्शन इंटू फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा, ये आया फोर्स। उसके बाद जो वेलोसिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी पावर हमको लगेगी। समझ आया? तो जैसे ही चढ़ाई आती है, इंजन को पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? mg साइन थीटा। इसीलिए आपने देखा है चढ़ाई आने से अगर हमारे पावर का फॉर्मूला F इंटू वी है, F इंटू वी, जैसे ही इंक्लाइन आता है, चढ़ाई आती है, हमारी किसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है? F की। लेकिन इंजन की पावर तो बढ़ती नहीं। अगर इंजन की पावर उतनी ही रहेगी और F बढ़ गया तो V का क्या होगा? V कम हो जाएगा। तो जब चढ़ाई आती है तो ट्रेन स्लो हो जाती है, क्योंकि वो अपनी पावर को बढ़ा नहीं पाती। जो इंजन की पावर है सो है, लेकिन उसकी फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए उसके V को कम करना पड़ता है ताकि उतनी पावर में वो उसको लेके जा सके। समझ आ रहा है? सो दिस इज ए सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें और भी आते हैं आगे क्वेश्चन, इस तरह के आते हैं कि जब ये इसको आगे लेकर जाएगी और 5 किलोमीटर जाएगी तो कितना कोयला चलेगा? अब क्या है, हमने पावर निकाली, टोटल फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर आ गई। पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज वर्क डन। तो हमने क्या निकाला? वर्क डन। वर्क डन के लिए एनर्जी कौन देता है? कोयला। और हमको बताया गया कि 1 केजी कोयला इतनी एनर्जी देता है, तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे कितना कोयला चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसको एक स्टेप और टफ करते हैं कि इस इंजन की एफिशिएंसी 25% है। तो ये जितना पावर हमने कैलकुलेट किया, ये कौन सा पावर है? आउटपुट के इनपुट? आउटपुट, क्योंकि ये हमको काम करके दे रहा है। तो इनपुट पावर कौन सी होती है? जो कोयला उसको देता है। कोयला जला, कोयले ने इंजन को पावर दी और इंजन चला। तो कोयले ने जो पावर दी वो कौन सी पावर कहलाएगी? इनपुट पावर ऑफ द इंजन। और हमको जो मिल रही है वो क्या है? आउटपुट। अगर उसकी एफिशिएंसी 25% है तो कोयले से वो कितना लेता है? 100। काम हमको कितना करके देता है? 25। उससे हम क्या निकाल लेंगे कि ये हमको जितनी पावर चाहिए इसका 4 टाइम्स करेंगे तो उतनी पावर हमको कोयले से लेनी पड़ेगी, उतना कोयला वो चलाएगा। ठीक है, इस तरह से एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग कभी कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस की अलग से क्लास रखेंगे। उस क्लास में हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है और क्वेश्चंस कम बनते हैं। तो उसमें आपको पेशेंस भी होना चाहिए और हम लोग थोड़ा सा फास्ट भी चाहिए। वो बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है। ओके, तो ये हम लोगों का इसका क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन सुनिए, इसको अब लिखेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, सिर्फ डिस्कस कर लेते। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। वाटर फॉलिंग फ्रॉम 50 मीटर हाई फॉल is to be used for generating electric power. If 1.8 into 10 to the power 5 kg of water falls per hour and half the gravitational potential energy is converted into electrical energy, how many 100 watt bulb can be lit by it? 100 watt के कितने बल्ब जलेंगे, ये हमको निकालना है। तो अगर हमको ये पता लगा कि जनरेटर हमको 500 वॉट पावर दे रहा है और एक बल्ब 100 वॉट का होता है, तो कितने बल्ब जलेंगे? 5। यानी हमको क्या मालूम होना चाहिए कि कितनी पावर हमको मिलती है।
आउटपुट पावर हमको जनरेटर की चाहिए। अच्छा, जनरेटर की आउटपुट पावर चाहिए, उसके लिए इन्होंने शर्त दी है हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये क्या चीज है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जनरेटर की कितनी है? 50%। ठीक है। अब पानी से जितनी एनर्जी मिलेगी उसकी 50% क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिसिटी। ये इनका कहना है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि पानी कितना वर्क करता है। ऊपर से जो पानी नीचे गिरेगा वो कितना वर्क करता है, उसका फॉर्मूला है mgh। क्या फॉर्मूला है? mgh। अब देखो, वाटर फॉलिंग फ्रॉम 50 मीटर हाइट, क्या मिला? h। g हमको मालूम है, is used for generating electric power. If 1.8 into 10 to the power 5 kg water falls, क्या मिला? m per hour। क्या मिल गया? टाइम। आपको m मिल गया, g मिल गया, h मिल गया और टाइम मिल गया। पावर कैसे निकलेगी? वर्क इज mgh डिवाइडेड बाय टाइम। तो mgh डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल बी द पावर। ये कौन सी पावर है? अब ये पावर पानी ने दी किसको? जनरेटर। जनरेटर की एफिशिएंसी 50%। तो वो कितनी पावर का आउटपुट देगा हमको? जितना हमारा ये mgh/T आया उसमें वो तो उसने इनपुट ले लिया अपना, और हमको आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी में कितना दिया? उसका 50%। 50% पावर हमको दिया। वो जो 50% पावर हमको मिली उसमें हमने 100 वॉट के बल्ब जला दिए। 100 वॉट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा? टोटल नंबर ऑफ बल्ब जितने चले। तरीका समझ आया? इस तरह से फॉर्मूले वही यूज करने हैं जो हम लोगों ने पढ़े। ओके।